ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला न्यूप्लाज्म ऑफ द किडनी, जो कि है सबसे पहला है ऑन्कोसाइटोमा। ऑन्कोसाइटोमा हमारा बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है जो कि इंटरकलेक्टेड सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट से अराइज करेगा, और ये 10% ऑफ द रीनल न्यूप्लाज्म्स को रिप्रेजेंट करता है ऑन्कोसाइटोमा। अब इस तरह के न्यूप्लाज्म जो है ये एसोसिएटेड होते हैं विद जेनेटिक चेंजेस, यानी कि इसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम 1 हो जाता है एंड वाई दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अदर रीनल न्यूप्लाज्म। ठीक है, इसमें ये वाला जेनेटिक चेंज होगा। अब ऑन्कोसाइटोमा कैरेक्टराइज हुए हैं कि इसमें प्लिथोरा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर देयर टैन कलर। ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाएंगे, और इनका फाइनली ग्रैन्युलर यूजनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है जो हमें हिस्टोलॉजिकली नज़र आएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया के बढ़ जाने की वजह से। अब इसमें हमें सेंट्रल स्टीलेट स्कार मिलता है, जो कि इसका एक और अनदर फीचर है ऑन्कोसाइटोमा का। ठीक है, स्टीलेट स्कार जो इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देगा इमेजिंग स्टडीज़ पे। दूसरा हमारे पास न्यूप्लाज्म है किडनी का, रीनल सेल कार्सिनोमा। ये रीनल जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम होती है वहाँ से ये डिराइव होता है, और हेंस ये प्रीडोमिनेंटली कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इस तरह के न्यूप्लाज्म 80 to 85% ऑफ द प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होते हैं किडनी के, और 2 to 3% कैंसर होते हैं ऑल कैंसर इन द एडल्ट। इस तरह का डेटा ट्रांसलेट होता है इनटू अबाउट 65,000 केसेस पर ईयर इन द यूएस। 40% पेशेंट इस तरह के डाई कर जाएंगे डिजीज़ की वजह से। किडनी का कार्सिनोमा जो है बहुत ही कॉमन है फ्रॉम द 6th to 7th डिकेड, और मेन जो है इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ट्वाइस एज कॉमन एज कम्पेयर टू वुमेन। अब इसका जो रिस्क है फॉर द डेवलपिंग दीज न्यूप्लाज्म वो स्मोकर्स में ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव या ओबीस पेशेंट में, वो जिनको कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो कैडमियम के साथ। अब रीनल सेल कैंसर की डेवलपमेंट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है 30-fold इन उन इंडिविजुअल्स में जिनको एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक डायलिसिस। जेनेटिक फैक्टर्स का जो रोल है इन द कॉजेशन ऑफ दीज कैंसर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रीनल सेल कैंसर के बारे में कहा गया, उसको हमने क्लासीफाई किया है मॉर्फोलॉजी की भी बेसिस पे और ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से। However, जो recent advances हैं in understanding the genetic basis of the renal carcinoma have led to a new classification that takes into account the molecular origins of these tumors। ठीक है, उसमें हमें molecular origins का भी पता चलेगा। अब 3 जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे वो हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा और क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा। सबसे पहला क्लियर सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि 65% ऑफ द रीनल कैंसर होती है। इसमें हिस्टोलॉजिकली ये जो है ना क्लियर साइटोप्लाज्म के सेल्स बने होंगे। तो ऑल्दो मोस्ट जो है स्पोरेडिक होता है, लेकिन ये ऑल्सो फैमिलियल फॉर्म्स में भी होगा वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ की एसोसिएशन के साथ। अब इसकी जो स्टडी है वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ की, वो उसने प्रोवाइड किया है मॉलिक्यूलर इंसाइट्स इनटू द कॉजेशन ऑफ द क्लियर सेल कार्सिनोमा। वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट रखती है, और इसमें क्या होता है कि प्री डिस्पोजिशन होती है टू अ वेराइटी ऑफ न्यूप्लाज्म, लेकिन पार्टिकुलरली हेमेंजोब्लास्टोमास हो जाते हैं सेरिबेलम के भी और रेटाइना के। हंड्रेड्स ऑफ बायलेटरल यानी दोनों साइड्स पे रीनल सिस्ट हो जाती हैं, और बायलेटरल ऑफन मल्टीपल इसमें क्लियर सेल कार्सिनोमास डेवलप हो जाएंगे 40 to 60% ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में। वो जिनको वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ है वो मतलब जो इनहेरिट करते हैं इसको एज अ जर्म लाइन म्यूटेशन ऑफ द वॉन हिप्पल-लिंडो जीन, जो कि क्रोमोसोम बैंड 3p25 पे होता है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन आ जाती है वॉन हिप्पल-लिंडो जीन में, जो कि 3p25 क्रोमोसोम बैंड पे होता है, और इसके अलावा लॉस हो जाता है सेकेंड एलील का सोमेटिक म्यूटेशन के बाद। वॉन हिप्पल-लिंडो जीन जो है ये ऑल्सो इन्वॉल्व होता है मेजोरिटी ऑफ द स्पोरेडिक जो केसेस होते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा के। अब साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो राइज देती हैं टू द लॉस ऑफ सेगमेंट ऑन द क्रोमोसोम 3p, यानी साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से क्या होता है कि 3p जो क्रोमोसोम होता है उसका सेगमेंट लॉस हो जाएगा, जो हार्बर करता है हमारे वॉन हिप्पल-लिंडो जीन को। ठीक है, इसका लॉस हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर स्पोरेडिक रीनल सेल कैंसर में देखा गया है। अब सेकंड नॉन डिलीटेड एलील जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा बाय सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से, या फिर हाइपर मिथाइलेशन की वजह से जो दूसरा नॉन डिलीटेड एलील है ना वो इनएक्टिवेट हो जाएगा 60% ऑफ द स्पोरेडिक केसेस में। अब थस लॉस या फिर इनएक्टिवेशन दोनों कॉपीज़ ऑफ द वॉन हिप्पल-लिंडो जीन की देखी गई है टू बी अ कॉमन अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटी, यानी मेन मसला यही होता है दोनों स्पोरेडिक में भी और फेमिलियल फॉर्म ऑफ द क्लियर सेल कार्सिनोमा में वॉन हिप्पल जीन जो है वो इनएक्टिवेट भी हो सकता है या लॉस हो जाता है उसकी दोनों कॉपीज़ का।
अब वॉन हिपल लिंडो जो प्रोटीन होता है वो डिग्रेडेशन करवाता है हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स की, ठीक है। और अगर एब्सेंस होगी इस वॉन हिपल लिंडो की तो हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब ये हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? ये असल में हमारे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की स्टिमुलेशन करवाते हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट एंजियोजेनिक फैक्टर होता है, हमें पता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एज वेल एज नंबर ऑफ अदर जीन्स को भी जो है ये उनका इसको भी स्टिमुलेट करवाएगा, उनकी भी एक्सप्रेशन करवाएगा ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है। उन जीन्स की जो कि ट्यूमर सेल की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं उनकी भी मतलब एक्टिवेशन कराएगा। अब एक और अनकॉमन फेमिलियल फॉर्म है क्लियर सेल कार्सिनोमा की, जो कि वॉन हिपल लिंडो डिजीज़ से जो है अनरिलेटेड है, ठीक है, और ऑल्सो एसोसिएटेड है विद द साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो कि शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 3p को इन्वॉल्व करती है। इसके साथ साथ रीसेंट जो डीप सीक्वेंसिंग की गई क्लियर सेल कार्सिनोमा जीनोम्स की, तो उससे हमें पता चला है कि फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जीन्स के अंदर जो कि इनकोड करते हैं उन प्रोटीन्स को जो कि हमारी हिस्टोन की मिथाइलेशन को रेगुलेट करते हैं, वो सजेस्ट करता है कि चेंजेस हमारे एपिजीनोम का जो है, यानी एपिजीनोम में जो चेंजेस आ जाते हैं वो उनका सेंट्रल रोल है इन द जेनेसिस ऑफ दिस सब टाइप ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एपिजीनोम में चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा हमने कहा हमारे पास होता है पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। अब इसकी अगर बात करें तो पेपिलरी वाला जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो 10 से 15% सारे जो रीनल कैंसर है वो होते हैं, और ये डिफाइन होता है कि इनकी जो पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न होता है, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है। अब इस तरह के न्यूप्लाज्म ज़्यादातर मल्टीफोकल होते हैं, बायलेटरल दोनों किडनीज़ में होते हैं, और ये अर्ली स्टेज ट्यूमर्स की तरह अपीयर करते हैं। अब जैसा हमने अभी पढ़ा क्लियर सेल कार्सिनोमा, उसकी तरह ये इनकी भी फैमिलियल और स्पोरेडिक फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अनलाइक दीज न्यूप्लाज्म्स ये जो पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा है ये एबनॉर्मलिटीज़ इन द क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कल्प्रिट जो है मोस्ट केसेस ऑफ द हेरिडिटरी पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा में वो कल्प्रिट होता है MET प्रोटोऑन्कोजीन, MET प्रोटोऑन्कोजीन, जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 7q पे लोकेटेड होता है। अब ये MET जीन जो है ना, ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को इनकोड करता है फॉर द हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर के लिए जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है ना, उसको ये MET जीन इनकोड करता है। अब बहुत ज़्यादा डोजेज MET जीन का ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 7 की वजह से ये देखा गया है टू द स्पर एबनॉर्मल ग्रोथ इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल प्रीकर्सर्स ऑफ द पेपिलरी कार्सिनोमास, ठीक है। तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की, जो कि प्रीकर्सर है हमारे पेपिलरी कार्सिनोमास की। अब जो फैमिलियल केसेस होते हैं उनकी बात करें तो उसमें जेनेटिक एनालिसिस ने शो किया है कि हमारी एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस आ जाती हैं MET के अंदर इन द जर्म लाइन, अलॉन्ग विथ जीन डोजेज भी बढ़ जाता है इस तरह के कैंसर में। अब एक्टिवेटिंग म्यूटेशन MET जीन में ऑल्सो हमें मिलती हैं सबसेट ऑफ द पेशेंट्स में जिनको स्पोरेडिक फॉर्म ऑफ द पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा हो। उसके बाद है हमारा क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा। अब इसमें क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ये लीस्ट कॉमन फॉर्म है, जो कि तकरीबन 5% सारे रीनल के सेल कार्सिनोमा होते हैं। अब ये हमारे जो इंटरकलेटेड सेल्स हैं ना कलेक्टिंग डक्ट्स के, वहाँ से ये अराइज करेगा। अब इनका नाम डिराइव होता है ऑब्जर्वेशन से कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्कली स्टेन होंगे, दैट इज़ में इनमें मतलब क्लियर नहीं होगा, लेस क्लियर होगा बनस्बत उन सेल्स के जो कि क्लियर सेल कार्सिनोमा में हमें मिलता है, ठीक है। तो इसके ट्यूमर सेल्स मतलब डार्कली स्टेन होंगे, क्लियर नहीं होंगे। अब ये जो न्यूप्लाज्म है ये यूनिक है कि इनमें मल्टीपल लॉसेस होंगे इंटायर क्रोमोसोम का, ठीक है, जिसके नतीजे में एक्सट्रीम हाइपोप्लॉइडी हो जाएगी, यानी कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम का ज़्यादा मल्टीपल उसमें लॉसेस हो रहे होंगे, तो एक्सट्रीम हाइपोप्लॉइडी हो जाएगी। अब क्योंकि मल्टीपल लॉसेस हो रहे हैं तो क्रिटिकल जो हिट है वो इसमें डिटरमाइन नहीं हुआ। इन जनरल ये क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा इनकी जो है थोड़ी अच्छी सी फेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है। अब मॉर्फोलॉजी देखिए, हमने पहले क्लियर सेल कैंसर्स पढ़े तो हमने कहा ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है रीनल सेल कार्सिनोमा के, ठीक है। हमने कहा ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और ये लार्ज होंगे जब एसिम्प्टोमेटिक हों, जब मतलब ये सॉलिटरी और बड़े बड़े से सॉलिटरी लार्ज होंगे तो ये सिम्टमेटिक होगा, ठीक है। स्फेरिकल मास होगा 3 से 15 सेंटीमीटर डायमीटर का। लेकिन हाई रेजोल्यूशन रेडियोग्राफिक टेक्निक जो है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अनरिलेटेड प्रॉब्लम समटाइम डिटेक्ट द स्मॉलर लेजन इंसिडेंटली, तो हमें कभी कभी इसकी स्मॉलर लेजन्स भी मिल जाती है, वरना वैसे ये लार्ज और सॉलिटरी होता है। अब ये कहीं पे भी कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में अराइज करेगा क्लियर सेल कैंसर। इसका जो कट सरफेस जब हम देखेंगे ना क्लियर सेल रीनल कार्सिनोमा का, तो हमें याद रखिएगा येलो से लेके ऑरेंज
से लेके ग्रे वाइट नज़र आएगा प्रोमिनेंट एरियाज़ ऑफ सिस्टिक सॉफ्टनिंग के साथ या हेमरेज के साथ, या तो फ्रेश होगी वो हेमरेज वगैरह या ओल्ड होगी। तो अब इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे हमें रीनल सेल कार्सिनोमा दिखाया गया है। ये रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन है जिसमें हमें येलोइश स्फेरिकल सा नियोप्लाज्म नज़र आ रहा है वन पोल ऑफ द किडनी पे, ठीक है। अब नोट करें इसमें जो ट्यूमर है वो डायलेट हो गया है और हमें थ्रोम्बोज्ड रीनल वेन भी नज़र आ रही है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो गई है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि जो मार्जिन्स होंगे ट्यूमर के इस क्लियर सेल कैंसर में वो हमें वेल डिफाइंड मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और कभी कभार एट टाइम्स जो स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं वो सराउंडिंग पेरेंट कायमा में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और छोटी छोटी सी स्टिल सैटेलाइट नोड्यूल्स भी जो है वो हमें मिलती हैं, सैटेलाइट नोड्यूल्स। तो ये प्रोवाइड करता है क्लियर एविडेंस ऑफ द अग्रेसिवनेस ऑफ द लीजन। जाहिर सी बात है ये पेरेंट कायमे में भी प्रोजेक्ट कर रहा है, छोटी छोटी नोड्यूल्स भी हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर की लीजन है। अब जैसे ही ट्यूमर ये बड़ा होता जाएगा ना तो ये फंगेट करेगा वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम से, फंगेट करेगा और एक्सटेंड कर जाएगा हमारी कैलिसेस और पेल्विस की तरफ, एज़ फार एज इवन यूरेटर तक भी चला जाएगा, फैलेगा। अब इवन मोर फ्रीक्वेंटली ट्यूमर जो है हमारी रीनल वेन को भी इन्वेड कर देगा और वहाँ पे एक सॉलिड कॉलम की तरह ग्रो करता जाएगा वेसल के अंदर, अंदर ही एक सॉलिड सा कॉलम की तरह, वैसे तो ब्लड है ना तो सॉलिड कॉलम बन जाएगा, वहाँ पे ग्रो करता जाएगा। कभी कभार इतना ऊपर चला जाएगा कि ये सर्पेंटाइन फैशन में हमारी इन्फीरियर वीना कैवा तक चला जाएगा और इवन राइट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाएगा, हार्ट में, ठीक है। अब ओकेजनली डायरेक्ट इन्वेजन हमारे पेरी नेफ्रिक फैट के अंदर जो है और एड्रीनल ग्लैंड में भी जो है देखी गई है इस क्लियर सेल कैंसर की। अब डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द लिपिड एंड ग्लाइकोजन कितना इसमें मौजूद है। जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा में, वो हमें वैक्यूलेटेड भी नज़र आ सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, या फिर इवन सॉलिड भी हो सकते हैं। अब जो क्लासिक जो वैक्यूलेटेड यानी लिपिड लेडन वाले जो सेल्स होंगे या फिर क्लियर सेल्स जो कि डिमार्केट होते हैं ओनली बाय देयर सेल मेम्ब्रेन्स, मतलब हम उनको सिर्फ उनकी सेल मेम्ब्रेन से ही डिमार्केट कर सकते हैं। जो न्यूक्लियाई हैं वो हमें छोटे नज़र आएंगे और राउंड होंगे, स्मॉल एंड राउंड, जैसे ये फिगर में भी दिखाया गया है, क्लियर सेल पैटर्न दिखाया गया है रीनल सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। न्यूक्लिया जो है स्मॉल एंड राउंड है और इनकी हमें सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर नज़र आ रही है। एट द अदर एक्सट्रीम होते हैं ग्रेन्युलर सेल्स। तो अब अदर एक्सट्रीम पे ग्रेन्युलर सेल्स होते हैं जो कि किसको रिजेंबल करेंगे, हमारी ट्यूबुलर एपिथेलियम की तरह के ये होंगे ग्रेन्युलर सेल्स, जिनका छोटा सा राउंड रेगुलर किस्म का न्यूक्लियाई होगा और ये हमारे ग्रेन्युलर पिंक साइटोप्लाज्म में इनक्लोज्ड होंगे, ठीक है। कभी कभार कुछ जो न्यूप्लाज्म्स होते हैं वो हाईली एनाप्लास्टिक होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हमें माइटोटिक फिगर्स भी मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनमें इनलार्ज्ड हाइपर क्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मतलब ये एनाप्लास्टिक होते हैं। अब बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द क्लियर सेल्स एंड सॉलिड ग्रेन्युलर्स एंड सॉलिड, यानी इन सारी एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लियर सेल्स के दरमियान, सॉलिड हो या ग्रेन्युलर सेल हो, इन सब के एक्सट्रीम्स के दरमियान हमें सब में इंटरग्रेडेशंस मिलती हैं, ठीक है। ग्रेड्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, अब ये इंटरग्रेडेशन। अब सेल्यूलर जो अरेंजमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा वाइडली वेरी करेगी हर एक ट्यूमर की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो सेल्स हैं ये अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स भी बना सकते हैं या फिर ये क्लस्टर्स भी बना सकते हैं कॉर्ड्स या डिसऑर्गेनाइज्ड मास में। स्ट्रोमा जो है वो हमें ज़्यादातर स्कैंटी मिलता है लेकिन वो हाईली वास्कुलराइज स्ट्रोमा होता है। दूसरा हमने कहा पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में ये हमें वेरियस डिग्री की पेपिला फॉर्मेशन शो करेगा, फाइब्रोवास्कुलर कोर उसके बीच में होगी। अब ये बायलेटरल भी होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है, दोनों किडनीज़ में भी हो सकते हैं। ये हमें ग्रॉस एविडेंस नेक्रोसिस का, हेमरेज का और सिस्टिक डीजेनरेशन का दिखाएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा लेस वाइब्रेंटली ऑरेंज येलो होंगे क्योंकि इनके जो लोअर इनमें लिपिड कंटेंट कम होता है इस वजह से। अब इसके जो सेल्स हैं ये क्लियर होंगे, ज़्यादातर पिंक साइटोप्लाज्म के साथ होंगे। तीसरे हमने कहा क्रोमोफोब टाइप का रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, तो ये हमें ग्रॉसली आपने याद रखना है टैन ब्राउन नज़र आएगा। इनके सेल्स में क्लियर फ्लोकुलेंट साइटोप्लाज्म होता है और बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट इनकी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट हमें नज़र आएंगे बिल्कुल। तो न्यूक्लिया इनके जो है वो सराउंड होते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म के हेलोस के साथ। अल्ट्रा स्ट्रक्चरली हमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैक्रोवेजिकल्स भी नज़र आएंगी क्रोमोफोब टाइप ऑफ रीनल कार्सिनोमा में। अब रीनल सेल कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। तो पेशेंट जो है रीनल सेल कार्सिनोमास के, उनको सेवरल पेक्यूलियर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि स्पेशली डिफ़िकल्ट होती हैं और चैलेंजिंग होती हैं, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो वेरी करेंगे, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट जो प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन होती है वो आपने याद रखनी है, हेमेच्यूरिया होता है जो कि मोर देन 50% ऑफ द केसेस में हमें मिलता है।
अब मैक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया जो यानी विजिबल हो, ये इंटरमिटेंट होगा और फ्लीटिंग होगा, और ये सुपर इम्पोज होगा ऑन द स्टडी माइक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया पे, ठीक है, बीच में वो भी होगा। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों ही होंगे। अब लेस कॉमनली क्या होता है कि ट्यूमर जो है वो डिक्लेयर करेगा इटसेल्फ सिंपली बाय विर्च्यू ऑफ इट्स साइज़, ठीक है, साइज़ के हिसाब से। जब ये जो है ग्रो कर जाएगा लार्ज इनफ कि ये फ्लैंक का पेन करवा दे और एक पाल्पेबल मास हमें मिले, ठीक है। अब ये साइज़ पे इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। तो अब क्योंकि वाइड स्प्रेड यूज़ इमेजिंग स्टडीज़ का आ गया है फॉर द अनरिलेटेड कंडीशन, इवन जो छोटे से भी ट्यूमर्स होते हैं वो भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा रीनल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें इसमें क्या मिलते हैं कि पेशेंट को बुखार होगा, फीवर और पॉलीसाइथीमिया होगा, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो ये भी मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं फॉर सम टाइम बिफोर कि इनकी एसोसिएशन हमें मिले रीनल ट्यूमर्स की, जब तक के अप्रिशिएट ना हो। तो इस तरह के जो सिम्टम है फीवर और पॉलीसाइथीमिया, ये नॉन स्पेसिफिक ही होते हैं, तो मतलब हम इनको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉलीसाइथीमिया जो है तकरीबन 5 से 10% अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को होता है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन कैंसर सेल्स कर रहे हैं, इस वजह से। अब अनकॉमनली इस तरह के ट्यूमर्स जो है ना हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस, अदर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर टेंशन होगी, कुशिंग सिंड्रोम, फेमिनाइजेशन, मैस्कुलिनाइजेशन। तो जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, 3rd ईयर में न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में, कि पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम जिस तरह होते हैं ना, वो भी इसमें हमें मिलेगा। अब कुछ पेशेंट्स में प्राइमरी जो ट्यूमर है वो बिल्कुल साइलेंट ही रहता है, और वो जब तक मेटास्टेसिस नहीं हो जाती तब तक डिस्कवर नहीं होता, और जब तक सिम्टम्स प्रोड्यूस ना कर ले। अब कॉमन जो लोकेशन है मेटास्टेसिस की वो याद रखनी है कि ये लंग में और हमारी बोन्स में मेटास्टेसाइज करेगा, और ये मस्ट भी अपेरेंट होना चाहिए कि रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो मैनिफेस्ट करता है बहुत से तरीक़ों से। कुछ जो है क्वाइट डेवियस होते हैं, लेकिन जो ट्रायड है वो है पेनलेस हेमेच्यूरिया का होना, पाल्पेबल एब्डोमिनल मास मिलेगा, और डल फ्लैंक पेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखनी है, ये एक ट्रायड है, ठीक है, इसका रीनल सेल कार्सिनोमा का। तो हम समरी देख लेते हैं। हमने इस टॉपिक में रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा कि जो कि 2 से 3% ऑफ ऑल कैंसर्स हैं एडल्ट में। 3 टाइप्स हैं। क्लियर सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन वाली है, इसमें होमोजाइगस लॉस हो जाता है या इवन इनएक्टिवेशन हो जाती है वॉन हिपल लिंडो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की, ठीक है। इसमें ट्यूमर ज़्यादातर हमारी रीनल वेन को इन्वेड कर देते हैं फ्रीक्वेंटली। दूसरा पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा इसकी टाइप थी, तो ये ज़्यादातर ना जब इंक्रीज एक्सप्रेशन हो और एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस आ जाएं MET ओन्कोजीन के अंदर, तो उसकी वजह से होता है। अब ये बायलेटरल भी हो सकते हैं या मल्टीपल, और ये हमें वेरिएबल पेपिला फॉर्मेशन शो करेंगे। तीसरे हमने कहा क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा है, तो ये इतने कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है। ये नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं वो इसमें इतने क्लियर नहीं होते एज इन द अदर रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इस वाले में नहीं होते। लास्ट हमारा ट्यूमर रह गया जो कि है विल्म्स ट्यूमर। तो ऑल्दो विल्म्स ट्यूमर जो है एडल्ट्स में नहीं होता, रेयर है, लेकिन ये 3rd मोस्ट कॉमन सॉलिड नॉन हेमाटोलॉजिक कैंसर है बच्चों का, जो कि 10 साल की उम्र से यंग होते हैं उन बच्चों में। अब ये विल्म्स ट्यूमर जो इस तरह के न्यूप्लाज्म में हमें वैरायटी ऑफ सेल्स और टिश्यू कंपोनेंट्स मिलते हैं, सारे जो हैं याद रखिएगा मीजोडर्म से डिराइव होते हैं, मीजोडर्म से। अब विल्म्स ट्यूमर रिटाइनोब्लास्टोमा की तरह ये स्पोरेडिकली भी आ सकता है या फैमिलियल भी अराइज करेगा, और इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है टू ट्यूमरोजेनेसिस इनहेरिटेड एज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट की तरह ये इनहेरिट होता है। अब ये जो न्यूप्लाज्म है ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 7 में इसकी डिटेल दी हुई है अलॉन्ग विद द अदर ट्यूमर्स ऑफ द चाइल्डहुड, जो कि चैप्टर हम 3rd ईयर में पढ़ चुके हैं, जेनेटिक एंड पेडियाट्रिक डिजीज़ेस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूमर है विल्म्स ट्यूमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाके मेरे चैनल पे उस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक एंड पेडियाट्रिक डिजीज़ेस। दैट्स इट, बेसिक रॉबिस बेसिक से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पैथोमा से भी देख लेते हैं हम रीनल न्यूप्लेजिया का टॉपिक, ठीक है। इसमें सबसे पहला न्यूप्लेजिया है एंजियोमायोलाइपोमा। अब एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, मायो मीन्स मसल और लाइपो मीन्स फैट। तो ये असल में ट्यूमर है, ये असल में हेमाटोमा होता है जो कि ब्लड वेसल, स्मूथ मसल और एडिपोज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हमने याद रखना है कि ये जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की जो है फ्रीक्वेंसी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब रीनल सेल कार्सिनोमा जो है मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होता है जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स से अराइज करता है। अब वो क्लासिकली एक ट्रायड के साथ प्रेजेंट करता है जो मैंने आपको बताया, हेमेच्यूरिया, पाल्पेबल मैस और फ्लैंक पेन, ठीक है। अब तीनों ये सिम्टम जो हैं साथ होते हैं और लेस देन 10% ही ये तीनों सिम्टम साथ प्रोड्यूस करते हैं। हेमेच्यूरिया जो है इसमें प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है, मतलब कॉमन जो है हेमेच्यूरिया प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। अब इसमें जो है
प्रेजेंट पेशेंट कर सकता है फीवर के साथ, वेट लॉस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसमें पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो जाता है रीनल सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ होता है, रेनिन रिलीज़ हो सकता है जो हाइपरटेंशन करवाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हाइपर कैल्सीमिया करवाएगा, या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है कुशिंग सिंड्रोम करवा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो जाता है रीनल सेल कार्सिनोमा में। रीनल सेल कार्सिनोमा लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ भी रेयरली प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब ये देखिए, रीनल वेन है और इन्फीरियर वेना केवा ये रीनल वेन है। स्पर्मेटिक वेन जो है वो रीनल वेन ऑफ द लेफ्ट साइड में ड्रेन करती है। अब यहाँ पे किडनी है और इसमें कार्सिनोमा हो गया है, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा, इसने रीनल वेन को भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब स्पर्मेटिक वेन से जो ब्लड ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हो जाएगा। ये राइट साइड पे नहीं होता, क्योंकि अगर आप एनाटॉमी देखें कि राइट साइड की जो स्पर्मेटिक वेन है वो इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। तो अगर लेफ्ट साइड का अगर हो जाता है, सॉरी राइट साइड का, तो राइट साइड के जो ट्यूमर में हमें वेरिकोसील नहीं मिलता। रीनल सेल कार्सिनोमा जो कि ज़्यादातर येलो मास प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्कोपिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्टोलॉजिक वेरिएंट है वो है क्लियर सेल टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है येलो मास की, जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ये देखिए नॉर्मल किडनी है और यहाँ पे पीछे फैट है जो सराउंड कर रहा है। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी दिखाई गई है कि हमें ये क्लियर सेल साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, क्लियर सेल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इसकी ज़्यादा कॉमन सब टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा की। अब पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ना VHL जो है जीन का लॉस हो जाता है, ठीक है, जो कि एक हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। VHL नहीं होगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ग्रोथ प्रमोट होगी और वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा, तो एंजियोजेनेसिस वगैरह होगी ट्यूमर में और ज़्यादा, ठीक है। अब इसके दो कॉजेज़ होते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा के, एक तो स्पोरेडिक है, दूसरा हेरिडिटरी है। स्पोरेडिक में क्या होता है कि इसमें स्मोकिंग जो है ना एक रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, स्पोरेडिक में एडल्ट में होता है, और जबकि हेरिडिटरी जो है वो यंगर पेशेंट्स में होता है, और ये मल्टीपल हो सकते हैं, बायलेटरल हो सकते हैं। अब दोनों स्पोरेडिक और हेरिडिटरी पाथवे जो है ना वो लॉस ऑफ द VHL ट्यूमर सप्रेसर जीन के लॉस की वजह से होता है, ठीक है। अब वॉन लिपल हिंडो डिजीज़ की वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। ये याद रखिए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें हमारे VHL जीन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। अब रीनल सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट को हेमेंजियोब्लास्टोमा भी हो सकता है, सेरिबेलम का, उसका भी रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। इस डिजीज़ में उसको रीनल सेल कार्सिनोमा और हेमेंजियोब्लास्टोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। अब स्टेजिंग की बात करें तो स्टेजिंग ट्यूमर साइज़ पे और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीनल वेन के हिसाब से की गई है। अब रीनल सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर रीनल वेन में जाएगा और लंग्स और बोन में ज़्यादातर ये स्प्रेड करता है, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करता है। एक और ट्यूमर जो कि किडनीज में अराइज करेगा वो होता है हमारा विल्म्स ट्यूमर। ये बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जो कि चिल्ड्रन में अराइज करता है, जो कि एवरेज एज जिनकी 3 ईयर्स होती है। अब ये याद रखिए कि ब्लास्टीमा का बना होता है, ठीक है, ये एक प्रिमिटिव टिश्यू होता है जिससे हमारी किडनी बनती है। अब इसमें प्रिमिटिव ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स वगैरह सब कुछ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है विल्म्स ट्यूमर की, ये देखिए छोटे छोटे से ये सारे ब्लास्टीमास है, और यहाँ पे ये जो है स्ट्रोमा कंपोनेंट है, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है। ब्लास्टीमास का मेनली की कंपोनेंट है, ठीक है। ये सारे डार्क ब्लू जो है ब्लास्टीमा है और ये वाला स्ट्रोमा है, और ट्यूब्यूल्स वगैरह की भी फॉर्मेशन हो रही है। की कंपोनेंट ब्लास्टीमा है, स्ट्रोमा, ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुला ये भी हमें मिलते हैं। अब विल्म्स ट्यूमर वाले पेशेंट जो है यूनिलेटरल फ्लैंक पेन के साथ और लार्ज ट्यूमर के साथ प्रेजेंट करेंगे, उनको हेमेचूरिया भी होगा साथ में, और हाइपरटेंशन जो है रेनन सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है कि WT1 में म्यूटेशन आ जाती है। अब इसकी एसोसिएशन आपने याद रखते हैं WT1 म्यूटेशन, जो कि स्पेशली सिंड्रोमिक केसेस में, और एक और एग्जांपल है इसकी WAGR सिंड्रोम, ठीक है। W का मतलब है विल्म्स ट्यूमर, A से एनिराइडिया, G से जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़, R से मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन, ठीक है। एक और सिंड्रोम जो कि विल्म्स ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है वो है बैकविथ वीरमैन सिंड्रोम। इसमें भी विल्म्स ट्यूमर होता है और उसके साथ साथ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रोफी, यानी कि एक हाफ ऑफ द बॉडी के मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और ऑर्गेनोमेगैली स्पेशली टंग की, ठीक है। ये भी सिंड्रोम जो है विल्म्स ट्यूमर के साथ एसोसिएशन रखता है। दैट्स इट, यहाँ पे हो गया। अब हम इरफान मसूद से भी टॉपिक देख लेते हैं। हमने ट्यूमर्स ऑफ द किडनी पढ़े। हमने सबसे पहले कहा कि इसको क्लासीफाई किया है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। बिनाइन में रीनल पेपिलरी एडिनोमा, रीनल फाइब्रोमा जिसको हेमाटोमा भी कहते हैं,
एंजियोमायोलाइपोमा और ऑन्कोसाइटोमा, ये सारे बिनाइन ट्यूमर्स हैं किडनी के। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहले हमारे पास है रीनल सेल कार्सिनोमा, तो इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, इसको हम ग्रेविट्स ट्यूमर कहते हैं या फिर हाइपरनेफ्रोमा, ग्रेविट्स ट्यूमर या फिर हाइपरनेफ्रोमा। अब ये जो है एडिनोकार्सिनोमा ही होता है, जो कि 85% ऑफ द रीनल कैंसर इन द एडल्ट्स में यही होता है। ये ज़्यादा मेन में कॉमन है और उनके 6th to 7th डिकेड ऑफ द लाइफ में। इसका जो रिस्क फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोबैको की वजह से ये होता है, हाइपरटेंशन की वजह से, ईस्ट्रोजन थेरेपी, ओबेसिटी, एस्बेस्टोस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और हैवी मेटल्स। इसको हमने क्लासीफाई किया है एक तो क्लियर सेल कार्सिनोमा में जो कि 70 to 80% कॉमन है, देन पेपिलरी कार्सिनोमा में जो कि 10 to 15% है, क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा 5% और कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा 1%। अब मॉर्फोलॉजी देखें तो क्लियर सेल कार्सिनोमा जो है ये हमारे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का जो एपिथेलियम है वहाँ से अराइज करता है, बहुत ही कॉमन टाइप यही है, और इसमें हमें राउंड से सेल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उनका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन और लिपिड्स होंगे। जेनेटिक्स ये है कि इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, फैमिलियल और स्पोरेडिक। फैमिलियल में हमने कहा कि 3 जो क्रोमोसोम है थर्ड क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे लॉस हो जाएगा, और स्पोरेडिक में भी 3rd क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे लॉस हो जाएगा। दूसरी जो टाइप है क्लियर सेल कार्सिनोमा के अलावा दूसरी है पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है, ये भी रीनल सेल की टाइप है, तो ये हमारे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ से अराइज करेगा। ये वाला प्रॉक्सिमल हिस्सा, लेकिन ये डिस्टल से। अब ये वाली मोस्ट कॉमन टाइप है जिसमें हमें जो डायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजीज़ की वजह से डेवलप होगा, ठीक है। उन पेशेंट में जिनको डायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजीज़ हो गई है उनको ये वाला पेपिलरी कार्सिनोमा हो जाता है। इनमें उनको क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, पेपिलरी फॉर्मेशन के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, और स्ट्रोमा जो है बिल्कुल स्केंटी होगा लेकिन हाईली वास्कुलर होगा, बहुत ही ज़्यादा वास्कुलर स्ट्रोमा। जेनेटिक्स इस तरह है कि इसमें जो फैमिलियल फॉर्म है उसमें हमें ट्राइसोमी 7 मिलती है, जबकि स्पोरेडिक फॉर्म में ट्राइसोमी 7, 16, 17 और लॉस ऑफ वाई हो जाएगा इन द मेल पेशेंट्स। तीसरी हमने कहा क्रोमोफोब टाइप होती है, तो ये हमारे जो इंटर कलेक्टेड सेल्स होते हैं ना कलेक्टिंग डक्ट के, वहाँ से अराइज करता है। इसकी बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। इसमें ना पेल यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म वाले सेल होंगे और उनके अराउंड जो है वो हेलोज हमें मिलेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म का हेलो मिलेगा। एक और है इसमें कलेक्टिंग